हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एएस यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो कैसा रहता है, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर बोल सकता हूँ मैं इसको, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बोल सकते हैं आप इसको, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। ठीक, देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को मैं बताऊंगा डिटेल में क्या होता है, उसके बाद में बताऊंगा ये काम कैसे करता है। देखो इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो रहती है लाइट सोर्स, यानी जहाँ से आप लाइट निकालते हैं, जहाँ से आपको लाइट मिलती है, तो ये लाइट सोर्स, और ये जो एरिया है ये वाला, इसको मैं बोलूँगा, ये वाला एरिया जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं बोलूँगा सैंपल सेल। क्या बोलूँगा इसको? सैंपल सेल। ठीक, इस सैंपल सेल में क्या रहता है, इसमें यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लेम यानी ये बर्नर रहता है, बर्नर। लेकिन इस बर्नर में दो चीज़ें रहती है, दो ओपनिंग्स रहती है। एक वो जहाँ से हम फ्यूल देते हैं, फॉर एग्जांपल एस्टेलिन फ्यूल, और दूसरा वो पाइप, वो ट्यूब जिससे आपको सैंपल मिलता है। तो ये है सैंपल, आपका सैंपल। उसके बाद में यहाँ पे दो ओपनिंग्स रहती है, ये एक्चुअली इस साइड में चॉपर है, चॉपर। ठीक, या इसको आप बोल सकते हैं रोटेटिंग शटर बोल सकते हैं आपको इसको। ये है शटर, रोटेटिंग शटर, जो लाइट को स्प्लिट कर सकता है, कौन सी लाइट अलो करना, कौन सी नहीं। और यहाँ पे ये है स्लिट, यानी एग्जिट स्लिट जिसको आप बोलेंगे, स्लिट, जहाँ से लाइट आपको नैरो रेंज में वापस मिलती है। और ये है मोनोक्रोमेटर, ठीक है। उसके बाद में मोनोक्रोमेटर के बाद में ये जो रहता है ये डिटेक्टर रहता है, डिटेक्टर। और ये है एम्पलीफायर, और ये है रीड आउट यानी जहाँ से आपको रीडिंग मिलती है। ठीक है, जहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। क्लियर? अब देखो यहाँ तक तो ये बहुत आसान है। मान लीजिए हमें किसी सैंपल को एनालाइज करना हो, उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना हो कि ये है कि नहीं। सपोज हमें सोडियम का डिटेक्शन करना है, सोडियम, याद रखना हम सोडियम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सोडियम के लिए क्या करूँगा मैं? सबसे पहले मैं लैंप लाऊंगा, वो लैंप जो सोडियम की डिटेक्शन के लिए मुझे कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ दे दे, यानी पर्टिकुलर लाइट दे दे। फॉर एग्जांपल सोडियम के लिए हम 589 नैनोमीटर वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस सोर्स को उस तरह, मतलब इस सोर्स से वो सोर्स लेंगे जो हमें ये वाली लाइट प्रोवाइड कर सकता है, ये वाली वेवलेंथ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हमारे पास में सैंपल होना चाहिए। सैंपल मतलब सपोज वाटर सैंपल है, ये वाटर सैंपल। इस वाटर सैंपल में हमें देखना है सोडियम कितना है। ठीक, देखो क्या होता है, ये जो है ना, ये पूरा ये बर्नर है, एक्चुअली बर्नर, जिसे आप बंसर बर्नर भी कह सकते हैं। इस बर्नर में दो इनलेट्स होते हैं। एक इनलेट यहाँ से हम सैंपल देते हैं, लेकिन ये सैंपल कौन से फॉर्म में देते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। देखो ये सैंपल किया जाता है एस्पायरेट, मतलब इसको आप जिस तरह आप स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे, उस तरह का ये जो सैंपल है यहाँ से निकल के यहाँ स्प्रे के फॉर्म में जाना चाहिए, स्प्रे, ताकि यहाँ पे ड्रॉपलेट्स पहुँच जाए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, या आप जिसको बोल सकते हैं मिस्ट, धुंध पहुँच जाए, इस सैंपल की धुंध। वरना अगर आप सपोज वाटर सैंपल है, पूरा वाटर सैंपल यहाँ ले जाएंगे तो ये फ्लेम बुझ जाएगी। ठीक, तो आपको मिस्ट की सूरत में देना है, इसको धुंध की सूरत में देना है, यानी बादलों की सूरत में आप ये वाटर ऊपर स्प्रे करेंगे। ठीक, और यहाँ से देते हैं आप एस्टेलिन, यहाँ पे हम इसको जलाते हैं, ये बन जाती है फ्लेम। क्या बन जाती है? फ्लेम। फ्लेम में जब ये सैंपल पहुँचेगा तो इसमें आपको वाटर में सोडियम डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा,
वो होगा सपोज सोडियम क्लोराइड की सूरत में। किस सूरत में? सोडियम क्लोराइड की सूरत में। ठीक, यहाँ पे जब इस सैंपल के वेपर्स पहुँचेंगे, जब इसकी मिस्ट पहुँचेगी, ये इसको वेपराइज करेगा, हीट देगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, उस सूरत में ये सोडियम क्लोराइड ब्रेक होता है, ये बनाएगा आपका Na सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। तो इसको बोलते हैं एटमाइजेशन। तो मैं इस पूरे इस सेल को बोल सकता हूँ फिर एटमाइज़र। क्या बोल सकता हूँ? एटमाइज़र। और यहाँ से जो ये है ना, ये वाला यहाँ पे नेबुलाइज़र लगा रहता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये ब्रेक हो गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग होगा, क्लोरीन एटम, क्लोराइड नहीं। ठीक, अब ये सोडियम कौन से फॉर्म में है? एटॉमिक फॉर्म में। वाटर में ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं था। वाटर में कैसा था? ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। लेकिन यहाँ पे ये एटमाइज होता है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सोडियम की रिडक्शन हो जाती है पहले, ताकि एटॉमिक फॉर्म में चला जाए। क्लियर? सेलिन गैस भी है यहाँ पे, ठीक है, जो जल रही है, जो रिड्यूस भी कर सकती है। अब देखो, इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो एटम्स है, सोडियम एटम्स जो यहाँ पे बन गए, उसके थ्रू हम लाइट पास कराते हैं। कौन सी लाइट? वो लाइट जो सोडियम का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक्साइट कराने के लिए जो लाइट लगती है, वो लाइट पास कराएंगे, यानी 589 नैनोमीटर की लाइट। ये मैं सोडियम के लिए बोल रहा हूँ, लिथियम के लिए अलग है और पोटेशियम वगैरह के लिए अलग है। ठीक है, अब ये जो लाइट हमने दे दी, इस लाइट में से कुछ लाइट सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, वो एक्साइट होगा, ठीक है, और कुछ लाइट पास होगी। अब कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि सोडियम यहाँ पे है या नहीं है, और है तो कितना है। यानी अगर लाइट एब्जॉर्ब हुई तो सोडियम है, यानी अगर 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इसका मतलब सोडियम प्रेजेंट है। अब कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होती है, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा, कि पता चल जाएगा कि सोडियम कितना प्रेजेंट है इसमें, इस फ्लेम में, यानी कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, उसके बाद में जो लाइट निकलती है, ये हम एक नैरो स्लिट के थ्रू पास कराते हैं, एक मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास कराते हैं। मोनोक्रोमेटर का क्या काम रहता है? ये यहाँ से जो लाइट आती है, अब यहाँ से फ्लेम की भी लाइट आएगी, और यहाँ से ये जो लाइट हमने दे दी वो भी आएगी। हम इस मोनोक्रोमेटर से इस लाइट को स्प्लिट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ताकि हमें अलग अलग वेवलेंथ जो वो मिल जाए। तो ये जो लाइट है, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मल्टी वेवलेंथ लाइट यहाँ से आ गई, एक तो ये वेवलेंथ और इसकी लाइट, ये अलग अलग हो जाए, ताकि हमें ये लाइट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो हम उस लाइट जो मिलती है उसको मोनोक्रोमेटर के थ्रू स्प्लिट करते, अलग अलग करते हैं, तो ये वेवलेंथ अलग अलग हो गई। अब जो वेवलेंथ हमको चाहिए वो हम सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ ये वेवलेंथ चाहिए, ये हमने सिलेक्ट की, इसको यहाँ पे मैं बताऊँगा डिटेक्ट करेंगे। जैसे फोटो मल्टीप्लायर, ये हम जनरली यूज़ करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, फोटो मल्टीप्लायर, यानी जो हमने स्पेक्ट्रल एनालिसिस में पढ़ा है। फोटो मल्टीप्लायर जो डिटेक्टर है, वो डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में इसको इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे जो फोटो मल्टीप्लायर से हमें सिग्नल मिलती है, यानी लाइट को फोटो मल्टीप्लायर क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, यानी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो छोटी सिग्नल रहती है, कम इलेक्ट्रिसिटी रहती है। उसके बाद में रीड आउट उसको मतलब नोट करता है, रीड करता है, और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर? तो ये हो गया। अब आपको समझ में आया कि ये बर्नर है, फ्लेम वगैरह, ये सब क्या है। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके हमारे पास में दो
मतलब ऐसे सेटअप्स रहते हैं, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ऐसे। जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, वो 2 तरह के रहते हैं। एक रहता है सिंगल बीम, उसको बोलूँगा मैं सिंगल बीम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। काम तो आपने देख लिया ये कैसे करता है, स्पेक्ट्रोमीटर का आपने डायग्राम भी देख लिया। ये मतलब एक फ्लो चार्ट में बोल सकता हूँ ये है। अब सिंगल बीम क्या है और दूसरा है डबल बीम, वो क्या है? पहले हम सिंगल बीम को देखते हैं, उसके बाद में देखो सिंगल बीम में क्या होता है। सिंगल बीम में सबसे पहले हम यहाँ पे लाइट सोर्स लेते हैं, एक पर्टिकुलर लाइट, जैसे मैंने वहाँ पे ऊपर लिया, जैसे हॉलो कैथोड लैंप एक लाइट सोर्स है, तो लैंप से हम लाइट लेंगे। उस लाइट को यहाँ पे ये चॉपर है, चॉपर मतलब ये स्प्लिट करता है लाइट को, ठीक। तो उससे हम एक पर्टिकुलर लाइट लेंगे, वेवलेंथ लेंगे, वो हम यहाँ पे पास कराएंगे इसके थ्रू। ये क्या है? ये है यहाँ पे, ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने आपको बताया कि इसे हम कहते हैं सैंपल सेल, ठीक है। सैंपल सेल में पास करने के बाद ये इस फ्लेम के थ्रू पास होगा। अब फ्लेम में क्या है? फ्लेम में एटम्स हैं, वो एटम्स जो हमें डिटेक्ट करने, अगर होंगे तो डिटेक्ट होंगे, अगर नहीं होंगे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, हमें ये देखना है कि उसमें है कि नहीं। अगर ये एटम्स एटमाइज हो कि इसमें प्रेजेंट होंगे तो फिर ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और ये मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर, जिससे हमें मालूम है कि हम वेवलेंथ्स को अलग अलग करते हैं और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये वेवलेंथ हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और इस फ्लेम से जो लाइट मिलती है उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। मोनोक्रोमेटर से निकलने के बाद में हम लेते हैं इसको फोटो मल्टीप्लायर में, फोटो मल्टीप्लायर सेल, या जिसे मैं कहूँगा डिटेक्टर। तो डिटेक्ट करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा और ये रीड आउट करेगा। ये रीड आउट है, रीड आउट। तो ये हो गया सिंपल, कौन सा? सिंगल बीम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे इसको सिंगल बीम में जो लैंप है, लैंप में लाइट में फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं वार्म अप टाइम, ताकि इसकी जो लाइट है वो स्टेबलाइज हो जाए, वो फ्लक्चुएट ना हो। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक है, इसमें रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन यहाँ पे आ गई तो पूरे इसमें फ्लक्चुएशन यहाँ पे पास होगी और हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब इसके बदले में हम इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डबल बीम, डबल बीम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करना है, इसमें हम लेंगे एक बीम के बदले में, यानी एक रे के बदले में दो बीम्स, 2 रेज लेंगे। इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है डबल बीम। देखो इसमें क्या करती है, लाइट सोर्स, यहाँ से जो लाइट निकलती है उसको हम चॉपर के ज़रिए, ये चॉपर है, चॉपर के ज़रिए 2 इसमें स्प्लिट करते हैं, 2 रेज में। सपोज यहाँ से रे आ गई, जो लाइट आ गई, सपोज सोडियम के लिए 580 नैनोमीटर की जो लाइट आ गई, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा यहाँ जाता है ऊपर, इसको मैं बोलूँगा रेफरेंस। क्या बोलूँगा इसको? रेफरेंस। ये रेफरेंस लाइट है, यहाँ से जा रही है रेफरेंस लाइट। क्या करना है, यहाँ से यहाँ भेजे, यहाँ पे ये मिरर है, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करता इधर, इधर से मिरर वापस रिफ्लेक्ट करता इधर, ठीक। और एक लाइट जाती है ये, जो किसके थ्रू जाती है? सैंपल के थ्रू। किसके थ्रू? सैंपल, यानी फ्लेम के थ्रू। फ्लेम में क्या है? फ्लेम में हम सैंपल पास करते हैं, है ना, हमें वो डिटेक्ट करना है वो सैंपल में क्या है। तो मैं इसको बोलूँगा सैंपल, राइट।
सैंपल के थ्रू पास होगी। अब यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट पास हो रही है। यहाँ से जो लाइट पास होगी उसमें से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये रेफरेंस है, वहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, ये पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम के थ्रू पास हो रही। यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब पास होगा तो यहाँ पे सैंपल है और सैंपल लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब जो एब्जॉर्ब हुआ वो कैसे पता चलेगा? जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये है यहाँ पे रिकम्बाइनर, रिकम्बाइनर जो है, रिकम्बाइनर के बाद में ये मोनोक्रोमेटर में देते हैं। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो यहाँ से लाइट आई, ओरिजिनल लाइट कितनी थी और उसमें से एब्जॉर्ब कितनी हुई, ये पता चल जाएगा। समझ में आया ना? ये है मोनोक्रोमेटर और ये है अपना डिटेक्टर, ये है एम्पलीफायर और ये है रीड आउट। समझ में आया ना? यानी यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, किसका? हम कंपैरिजन करते हैं सैंपल के थ्रू जो लाइट गई उसका, और जो सैंपल के थ्रू नहीं गई, जो सीधी इधर गई विदाउट एब्जॉर्प्शन, उसका कंपैरिजन करते हैं। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं कि एब्जॉर्ब कितनी हुई। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, इसके लिए आपको वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन आता भी है, सपोज़ लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट हुई तो यहाँ तक भी वही फ्लक्चुएशन आएगा, वही फ्लक्चुएशन इधर भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे भी ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा, यहाँ पे कंपैरिजन हर एक लाइट का होगा, चाहे वो फ्लक्चुएट हुआ हो या ना हो। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि लाइट कौन सी आई, उसमें कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी पास हुई, चाहे वो फ्लक्चुएट लाइट हुई या नहीं हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम इस लाइट का, जो यहाँ से निकलती है लाइट, उसका कंपैरिजन इधर करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी वेवलेंथ यहाँ से आए, हम उसका कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं, जबकि सिंगल बीम में ये कंपैरिजन नहीं होता। तो ये थे सिंगल बीम और डबल बीम का इंस्ट्रूमेंट। अब आगे हमें इस इंस्ट्रूमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, सपोज लाइट सोर्स है, वो कौन कौन सा रह सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वगैरह वो देखेंगे हम। और दूसरी बात, उसके बाद में नेबुलाइज़र क्या रहता है, जो एटमाइज़र है ये कौन कौन से रह सकते हैं, मोनोक्रोमेटर किस तरह की यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से डिटेक्टर कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, और बाद में एम्पलीफायर और रीड आउट। ये तो एम्पलीफायर तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें आपको मालूम है कि ये वही रहेगा जो भी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, ठीक है। फ़िलहाल आज इतना ही, चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।